ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज हम कवर करेंगे आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको सभी सांद्रण इकाई पूरी करा दी है। अब सांद्रण इकाई पूर्ण करने के बाद उन्हीं सांद्रण इकाई के आधार पर हम कुछ आंकिक प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ये आंकिक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जितने भी आंकिक प्रश्न हैं ये किसी न किसी ईयर के अंदर, किसी न किसी साल के अंदर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने मतलब थोड़ा छांट कर मतलब सिलेक्ट करके ही आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इन न्यूमेरिकल्स को तो आप कर ही ले, ठीक है बच्चों। बुक फिर हम NCERT या फिर रेफरेंस बुक के अंदर से भी करेंगे आंकिक प्रश्न। अब जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आंकिक प्रश्न जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो एक बात आप याद रखना, एक नहीं 3 बातें जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़ना सीखें। अब पढ़ने का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब आपने उसकी लैंग्वेज पढ़ दी। पढ़ना का मीनिंग है कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या उसने मांग लिया है। मतलब क्वेश्चन की इमेजिन करना आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। जैसे आपको चाय बनाने के लिए हम दे देते हैं, तो मैं आपको अभी अगर मैं एक लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिख के दे दूँ तो आप मैं बोल दूँ कि इतनी चाय पत्ती डालो, आप इतना शुगर उसके अंदर डालो, इतना मिल्क उसके अंदर डालो, दूध वगैरह सब डालो, आप ये मैं आपको लिख के दे दूँ। बस आपने ये नहीं है कि बस वहाँ से देखा और नीचे रख दिया, डाटा उतार लिया वहाँ से, ऐसा नहीं करना। पहले आपको समझना होगा कि क्या मिला रहा है ये। मतलब जैसे इसने 20 ग्राम डाला तो रिक्वायरमेंट है भी है नहीं 20 की। अब वहाँ पे 90 ग्राम डिज़ोल्व कर दूँ मैं चाय की पत्ती ज़्यादा डिज़ोल्व कर दूँ तो चाय का कोई महत्व नहीं है। तो क्वेश्चन को मतलब समझना भी है, क्वेश्चन को समझना यानी उसे रीड करना अच्छे से। दूसरा, गिवन डाटा मैं बता देता हूँ हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। जो किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर हमें चीज़ें दी जाती है जिसे हम लिखते हैं दिया गया है, जो हमें दिया गया क्वेश्चन में, उसे बोलते हैं हम गिवन डाटा। क्या गिवन है हमें डाटा, उसके अंदर वो सब जो दिया गया है वो आपको छांटना आना चाहिए। दूसरी बात, उसे आप छांट के पहले नीचे लिख लो। दूसरी, ये क्वेश्चन में आपको करनी है। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को कवर करना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ कवर करनी होगी। तीसरा, आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला। क्या बच्चों, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, कि आपको जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला पता भी है नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आपको डाटा और रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यूपी बोर्ड के अंदर स्टेप मार्किंग नहीं होती है, यूपी बोर्ड के अंदर स्टेप मार्किंग नहीं होती है। उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को कंप्लीट देखा जाता है। तो आपको इन दो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पता नहीं है। तो अभी हम इन 3 बातों के आधार पर अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये 3 बातें आप न्यूमेरिकल के प्रति याद रखें। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी और न्यूमेरिकल की कॉपी हमेशा अलग होनी चाहिए। जहाँ पे हम थ्योरी लिखते हो, जो मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आप वो लिखते हो वो तो आपको अलग करना है, और आंकिक प्रश्न हमेशा आपको एक अलग कॉपी के अंदर करने हैं, ठीक है। 4 चैप्टर के अंदर हमारे आंकिक है। सबसे पहला विलयन, ठोस अवस्था, रासायनिक बल गति, विद्युत रसायन। ये 4 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर आंकिक प्रश्न हो गए। और ये 4 के न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो कॉपी आपकी पूरी भर जाएगी न्यूमेरिकल की, और आपको इतनी अच्छी तैयारी होगी न्यूमेरिकल्स की। केमिस्ट्री के अंदर जब आप केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम देते हो ना, तो 2 ही चीज़ चाहिए होती है बस। क्या, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स और दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस। उसके बाद तो जो पेपर में आता है ना, वो तो नॉर्मल बच्चा भी कर लेता है। उसके बाद जो थ्योरी बची वो भी नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक के यानी कार्बनिक रसायन, दूसरी जो हमारी बुक है, उसके अंदर जो मतलब जो पोर्शन होता है, इजी कुछ पोर्शन होता है उसका, वो भी सब कर लेते हैं। जो कन्वर्जन, अंत्य परिवर्तन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से सीखना पड़ता है। और फर्स्ट बुक में जो आता है, फर्स्ट बुक से हमारा वो आता है आंकिक प्रश्न। बाकी थ्योरी तो सभी कवर कर लेते हैं। तो आंकिक प्रश्न एक बोर्ड के पेपर का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर 95 को क्रॉस करना चाहते हो तो आंकिक प्रश्न और कार्बनिक रसायन यानी कि दूसरी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, अच्छे से मतलब सीख के कि आपको घुमाना आना चाहिए कि एक कन्वर्जन को हम, एक अंत्य परिवर्तन को हम 3 ट्रिक से कर सकते हैं। एक मेथड नहीं, हमारे पास में 3 मेथड है, हम 3 मेथड यूज़ करके भी उसे कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम आंकिक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा। साथ साथ आप प्रश्न नोट करें और फिर टाइम वेस्ट ना करें मतलब, और फिर उसके साथ साथ ही मैं आपको कराऊंगा। 25 ग्राम ऐसे ग्राम में मतलब लिख के मिलेगा आपको वहाँ पे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे मिलेगा ना, तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ 25 ग्राम नमक को, साधारण नमक, 25 ग्राम नमक को 250
ml के विलियन में घोला गया है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा, आप कंप्लीट लिखेंगे, आप ऐसे मत लिखना। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो इसे समझते हैं, पहले आप हम इसे समझते हैं कैसे हैं। एक 250 ml का एक विलियन हमने तैयार किया है। एक पात्र के अंदर 250 ml का एक विलियन तैयार किया है हमने, ठीक है बच्चों। उसके अंदर 25 ग्राम नमक है हमारा पहले से ही। उसके अंदर पहले से क्या घुला हुआ है, 25 ग्राम नमक है हमारा, NaCl। नमक का क्या सूत्र होता है, NaCl। अब जो चीज़ हम घोलते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, उसके अंदर विलेय पदार्थ। वो क्या होता है हमारा, विलेय पदार्थ। तो हमारा जो विलेय पदार्थ है वो कौन है, हमारा नमक। नमक को हम लिखते हैं NaCl। और इसका जो W है वो कितना है हमारा, 25 ग्राम। ये W कैसे पता लगा मुझे, मैंने आपको बताया था ग्राम और किलोग्राम में हमें क्या मिलता है, भार, और ml और लीटर में हमें क्या मिलता है, आयतन। ये बात मैंने आपको पहले सिखा रखी है और ये बात आप जानते भी हो। अब ये क्या है हमारा ml, ये क्या होगा हमारा आयतन। अब ये किसका आयतन है, विलियन का। विलियन का आयतन है ना हमारा, तो मैं इसकी ब्रैकेट नीचे लिख देता हूँ। विलियन का कितना है हमारे, 250 ml। ये आपने डाटा निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा गया है, मोलरता। हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि मोलरता बताओ कितनी होगी, W/m0। और हमारा कैपिटल B वो कहीं में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब बताओ क्या मेरे पास में W है, W यस। क्या m0 है। अब m0 क्या होता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय कौन है हमारा, NaCl। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, आप रखो। Na का कितना होता है, 23। ये मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया है कि किसका मास कैसे याद करेंगे हम। Cl का कितना होता है, 35। वो शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। NaCl का, Na का मास कैसे पता लगा हमें, Cl का कैसे पता लगा। तो कितना आएगा हमारा, 58। वैसे प्रैक्टिकली Cl का मास जो होता है ना 30.5 होता है, 35.5। बट मैं अभी नॉर्मली रख देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो बच्चों W कितना हुआ हमारा बताओ, W हमारा 25, m0 हमारा 58, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, विलियन का आयतन। VL क्या है, विलियन का आयतन। कितना है हमारा बताओ, 250 ml। पर ये 250 ml है, हमें कहीं में रखना है लीटर में, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 1000 से। अब इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम अणु पर ग्राम अणु पर लीटर। न्यूमेरिकल्स के बारे में एक बात मैं बता देता हूँ। 4 चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल है, मैं एक भी न्यूमेरिकल का आंसर आपको नहीं निकाल के दूंगा। रीज़न बता देता हूँ, रीज़न क्या है। जब आप बोर्ड के एग्जाम से बैठोगे ना, तो आपको मेरा सहारा कभी नहीं बनना, आपको अपना सहारा खुद ही बनना होता है। इसी वजह से मैं आपको आदत डालने का ही नहीं कि मैं आपको सोल्यूशन करके दे रहा हूँ। आप खुद ही, मैं आपको यहाँ तक छोड़ दूंगा बस आंसर के लिए। कैलकुलेशन आपकी, आंसर आपका, ठीक है ना, बाकी सब मेरा। तो कैलकुलेशंस मैं कभी नहीं करता, मुझे आदत है, मैं कैलकुलेशन कभी नहीं करता। ओके, ये तो हमारा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ना। अभी हम स्टार्टिंग में सिंपल वाले, फिर उससे बाद में थोड़े मीडियम क्वेश्चन, और फिर उससे बाद में हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सिंपल वाला था ना हमारा, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। आपने डाटा ऊपर से देख लिया और सीधा फॉर्मूले में रख दिया। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, दूसरा प्रश्न मैं जो डाटा रखता हूँ ना 25 ग्राम और 250 जो मैं भी रखा था, ये सब मैं बार बार ये रखूँगा। बस थोड़ा क्वेश्चन की सांद्रता दूसरी पूछता रहेगा। इसका कारण क्या है कि अगर आप एक डाटा को बार बार रखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। किसी चीज़ को बार बार करो तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में रहता है। अब वहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं एक ही बार वैल्यू रखता रहूँगा, बस सांद्रण इकाई बदलता रहूँगा। 25 ग्राम H2SO4 को 25 ग्राम H2SO4 को 250 ml के विलियन में मिलाया जाता है। या ऐसे लिख लो, 25 ग्राम H2SO4 250 ml के विलियन में उपस्थित है। क्या हमारा उपस्थित है। तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता।
अब की बार भी हमारा 250 ग्राम का एक 250 ml का एक विलियन तैयार किया हुआ है जिसके अंदर 25 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। तो उस विलियन की नॉर्मलता बतानी है। नॉर्मलता भी एक ही सांद्रण इकाई है, वो भी एक सांद्रण इकाई थी, बस यहाँ थोड़ा डाटा चेंज होगा। अब ये विलय होगा और ये विलियन है, तो विलय कौन है हमारा? H2SO4। कैसे पता लगा? जो चीज़ मिलाई जाती है ना वो विलय होती है, जिसके अंदर मिलाई जाती है वो विलायक होता है। ये मैंने आपको विलय और विलायक के बारे में 2 नियम समझाए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। H2SO4 जिसका W कितना है? 25 ग्राम। H2SO4 का M0 कितना होता है? H का रखो, S का रखो, O का रखो, कितना आएगा? 98 आएगा ना। और अब क्या? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है हमारा? 250 ml। जब आपको नॉर्मलता निकालनी होती है, नॉर्मलता जब आपको निकालनी होती है तो W/M0 V लीटर और N फैक्टर की आवश्यकता होती है। अब W बताओ बच्चों हमारा कितना है? W 25, यस। N फैक्टर कितना है? अब H2SO4 N फैक्टर किसके लिए देखना होता है? विलय पदार्थ के लिए। किसके लिए? विलय पदार्थ के लिए। H2SO4 हमारा विलय पदार्थ है। अब H2SO4 क्या है? एक हमारा अम्ल, और अम्ल के लिए बताओ बच्चों क्या होता है? अम्ल के लिए उसकी अक्सारियता, अम्ल के लिए उसकी अक्सारियता ही उसका N फैक्टर होता है। और अक्सारियता क्या होती है अम्ल की? कि उसके पास में कितने अचायन है हमारे पास में? तो देखो H2SO4 के पास में कितने हैं? 2, तो N फैक्टर कितना होगा? 2। ये भी है M0 98 और वॉल्यूम ये भी है, तो रखो सारा। W कितना? 25, N फैक्टर कितना? 2, M0 कितना? 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 250 ml। और अगर यहाँ पे ये कहीं में रखना होता है मिलीलीटर में, दिया कहीं में है ml में, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। ग्राम तुल्यांकी पर लीटर, ग्राम तुल्यांकी पर लीटर इसकी इकाई होगी। इकाई लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड किसका था? हमारा नॉर्मेलिटी का। अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन 3rd नंबर चेंज कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। 2nd वाला मैं ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे नॉर्मलता ना निकलवा के आपसे क्या निकलवाऊँ? फॉर्मलता। क्या निकलवाऊँ? फॉर्मलता। अब फॉर्मेलिटी वैसे सिलेबस में नहीं होती, बट फिर भी हम कवर करेंगे, कोई बात नहीं। आपको एक ही सांद्रण इकाई है जो आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है? वो इसके साथ आदत पड़ जाएगी तुम्हें। ये समझ लो कि हमारी सिलेबस के अंडर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। W कितना भी हमारा? 25 ग्राम। M0 कितना है? वो ही सब डाटा होगा ना, 98। N फैक्टर कितना है हमारा? N फैक्टर हमारा क्या है? 2। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? विलियन का आयतन 250 ml। जब भी आपको फॉर्मलता निकालनी हो ना तो आप संबंध का यूज़ करें, F बराबर I/M। जब मैंने आपको फॉर्मलता पढ़ाई थी तो मैंने फॉर्मलता और मोलरता में संबंध सिखाया था। आपको क्या सिखाया था? फॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो आप पहले मोलरता ज्ञात कर लो। मोलरता क्या होती है? M = W/M0 और V लीटर में। W कितना बताओ? 25/98, 250 गुना कितना? 1000, 4 बार। अब इसे आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? मोलरता। सपोज करो आपकी मोलरता x आई, मोलरता कितनी आई आपकी? x। तो F बराबर I/M रखना है ना। अब मोलरता तो आपकी यहाँ से आ जाएगी। आपको क्या चाहिए? 1/2 गुणांक। I क्या होता है? 1/2 गुणांक। और मैं आपको बता देता हूँ I जो हमारा 1/2 गुणांक होता है, ये अभी अब तक हमने नहीं सीखा है। ये हमारे अगले 2 लेक्चर के बाद स्टार्ट होगा। जब हम 1/2 गुणांक पढ़ेंगे ना, तो 1/2 गुणांक जो होगा ना हमारा, वो हमें निकालना होता है विलय के लिए। अब H2SO4 है हमारा। अब ये आपको पता नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। H2SO4 कितने आयन प्रोड्यूस करेगा टूटने के बाद? 2 तो ये एचायन देगा, 2 एचायन देगा और 1 SO4 देगा। ये मैं आपको उस लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा, अभी हम बस देख रहे हैं वैसे ही। तो एक हमारा SO4 है और 2 हमारी ये है, तो टोटल आयन कितने हमारे? 3। तो I कितना होगा हमारा? 3 होगा। तो जो आपका मोलरता का मान आएगा उससे 3 गुना मान हमारा कहीं का आएगा? फॉर्मलता का। अब x निकाल लें यहाँ से कितना आएगा। तो जब भी आपके बारे में मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता की बात हो रही है, जब फॉर्मलता की स्पेशली बात होती है तब तो आप संबंध का यूज़ करें। F बराबर I/M। I क्या होता है? 1/2 गुणांक। M क्या होती है? मोलरता। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये हमारे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें मतलब हम बिल्कुल फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। 25 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखो जल हमारा क्या है, विलायक। ये कैसे पता लगा, हमें देखना होगा। एक ग्लूकोज है हमारा और एक हमारा जल है। जल हमारा लिक्विड होता है, मतलब द्रव। ये क्या है हमारा, द्रव। और ग्लूकोज क्या है हमारा, ठोस। ये क्या है हमारा, बताओ बच्चों, ठोस। मैंने क्या बताया था, जब ठोस और द्रव की बात हो तो ठोस वाला विलय होगा। ठोस वाला क्या होगा हमारा, विलय। तो विलय कौन हमारा, ग्लूकोज। और विलायक कौन है बच्चों हमारा, विलायक कौन है हमारा, जल। इसका W बताओ कितना होगा, W वहाँ पे है ना 25 ग्राम। और ग्लूकोज का M0 जो होता है वो कितना होता है, ये सब विलय के बारे में है हमारे पास में। ग्लूकोज का कितना होता है बताओ, M0। ग्लूकोज का M0 होगा 180। कैसे पता लगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ। जब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं रहते, सूत्र याद नहीं है उन्हें कि इस यौगिक का क्या नाम है, इसका क्या सूत्र है, तो जो नए बच्चे, मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता, तो आप एक अलग से एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें अपने डाउट भी लिख लो और उसके अंदर ये सूत्र लिख लो। आप जो भी आपको मिले, ये लगता है कि आपको पता नहीं, तो आप एक बार उसे देख लो। जब आप दोबारा वहाँ पे लिखने जाओगे ना, तो इस पर आपकी नज़र पड़ेगी। फिर आप जब 3rd टाइम 4th टाइम 5th टाइम ऐसे जाते रहोगे ना चेक करने के लिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कुछ और भी लिख रहे हैं, और अपने हाथ से लिखी हुई बात कभी नहीं भूलते हम। तो ऐसे बस लिखते चले जाओ, आपको एक समय तक वो याद हो जाएगी खुद ही। आपको टाइम पर छोड़ देना है, मतलब जब भी आप लिखने के लिए जाओगे एक बार देख लेना, बस अपने आप याद हो जाता है। तो सूत्र याद करने का ही तरीका है। W बताओ, जल का कितना है हमारा, 1000 ग्राम। और जल का M0 कितना होता है, जल होता है H2O। H का और O का रखो, H का और O का रखने के बाद हमारा कितना आएगा, 18। ऐसे ही इसमें C6H12O6 का C का H का O का रखोगे तो 180 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है, मोललता। मोललता होती है W/M0 और कैपिटल W, वो भी कहीं में किलोग्राम में। ये क्या हमारा, विलय का भार। विलय का भार कितना है हमारा, 25। ये क्या हमारा, विलय का मोलल द्रव्यमान, ये कितना है हमारा, 180। विलय का मोलल द्रव्यमान कितना है, 180। और ये क्या है हमारा, विलायक का भार। विलायक का भार कितना है हमारा, 1000 ग्राम। बट हमें कहीं में रखना किलोग्राम में, मैंने कहीं में रख दिया ग्राम में। तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1000 से। अब ये कट के कितना आएगा, 25 ग्राम, 25/180। यही क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों ये वाला भी जो आप क्वेश्चन है ना, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बात यहाँ पे समझे, यहाँ पे 2 M0 है, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें कौन सा लेना होगा, ये M0 कहाँ से आया है बताओ, N से। N क्या खोला था हमने, W/M0। N क्या खोला था हमने, W/M0। N क्या है हमारा, मोलों की संख्या। ऊपर वाली टर्म किसके लिए होता है, विलय के लिए। तो जो ये विलय के लिए है, तो ये भी किसके लिए होगा, विलय के लिए। तो ये विलय के लिए रखना, ना कि ये वाला रखना हमें, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमें सभी याद रखनी होती है। अभी नेक्स्ट जो है ना हमारा, नेक्स्ट हमने कितने कर लिए हैं, 3 4, और ये हमारा कितना है, 5th है बच्चों। 25 ग्राम ग्लूकोज को 75 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
अब देखो बच्चों, 25 ग्राम ग्लूकोज को 75 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप पहले समझेंगे। 25 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास में, 75 ग्राम जल में उसे मिला दिया। 25 ग्राम ग्लूकोज को 75 ग्राम जल में, 75 ग्राम जल आपने भरा, उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज आपने डाल दिया। अब उसके अंदर आपको प्रत्येक घटक के एक एक घटक की सांद्रता बतानी है कि इसकी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता कितनी है। वो भी किस रूप में आपको बतानी होगी? मोल फ्रैक्शन के रूप में, मतलब मोल प्रभाज के रूप में। मोल प्रभाज मैंने आपको बताया था, मोलों का अनुपात होता है। अभी से समझ लेते हैं एक बार। दो तरीके आपको मतलब क्वेश्चन करने के, या तो आप ऐसे कॉलम बना लो विलय और विलायक के, या ऐसे करके कॉलम बना लो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इधर किसका कॉलम बना लो? विलय का, और इधर किसका बना लो आप? विलायक का। आगे क्वेश्चन में विलयन की भी जरूरत होगी, इसमें नहीं है बट आगे क्वेश्चन में होगी, तो हम यहाँ पे कहीं का बना लग रहेंगे? विलयन का। विलय विलय का आपको पहचानना आना चाहिए। कैसे? ये ग्लूकोज ठोस है और जल हमारा द्रव है। द्रव हमारा क्या होगा? जल। द्रव सॉरी विलय क्या होगा हमारा? जल होगा ना। और हमारा विलय क्या होगा बच्चों? विलय होगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज इनके सूत्र लिखो आप सभी साथ साथ ही। ग्लूकोज होता है C6H12O6 और H2O क्या होता है हमारा? जल। इनके M0 भी अपने आप ही लिख लो आप साथ साथ ही। कितना? 180 सबका रख दो। और जल का कितना होता है M0? 18। अब ऊपर से देखो, इसका W कितना है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का W कितना है हमारा? 25 ग्राम। और जल का W कितना है हमारा? 75 ग्राम। अब जब मोल प्रभाज निकालते हैं तो मोलों की ज़रूरत होती है, तो इनके मोल भी यहीं पे निकाल लो आप। मोल क्या होता है? N बराबर W/M0। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे आपको चमक रहा है क्या। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। W/M0, W कितना है? 25/180। और N इधर किसका निकाल लो? विलायक यानी कि जल का। तो W/M0 होगा ना, W/M0। W कितना है? 75/18। ये निकाल लिया हमने। ये क्यों निकाल लिया है वो यहाँ से पता लगेगा। उल्टा भी सोच सकते हैं आप। देखो यहाँ पे उल्टा सोचना कामयाब होता है। मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको मोलों की आवश्यकता होगी, तो मोलों को निकालने के लिए आपको W/M0 की आवश्यकता होगी। तो W/M0 हमें कहाँ से लेकर आने पड़ेंगे? वो सब क्वेश्चन से होगा। तो मतलब जो दिया गया है उससे आप पीछे की तरफ बढ़ते हुए ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, जबकि मैं सीधा गया हूँ। ठीक है, ये दो ही तरीके होते हैं, ये तो आप सीधा जाओ या जो पूछा गया है उसके थ्रू जाओ। सबसे बेस्ट होता है जो पूछा गया है उसके थ्रू जाना, क्योंकि इसमें हमें पता रहता है कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी और क्या डाटा हमारे पास में है। ओके, अब मैं सबसे पहले किसके मोल प्रभाज निकालता हूँ? किसके? ग्लूकोज के। किसके निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले ग्लूकोज के मोल प्रभाज। क्या बताया था मैंने मोल प्रभाज के बारे में? जिसका मोल प्रभाज बताना हो उसके मोल और बटे कुल मोल। जिसके मोल प्रभाज बताने हो उसके मोल, तो जिसका बताना है C6H12O6 का बताना है, बटे किस किस के? कुल, इसके और इसके। तो ग्लूकोज के GLU लिख देता हूँ और इधर WATER लिख देता हूँ, दोनों के मोल। अब बताओ ग्लूकोज के मोल कितने हैं? ग्लूकोज के वहाँ से देखो 25/180। ग्लूकोज के कितने हैं? 25/180। इस जल के कितने हैं बताओ? 75/18। 75/18। अब एक बात, जब भी आप मोल प्रभाज के क्वेश्चन करोगे, राउल्ट का नियम वगैरह वगैरह में ये बाद में काम आएगा क्या? मोल प्रभाज। अभी इसलिए मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ। जब भी आप मोल प्रभाज के क्वेश्चन करोगे तो एक बात जरूर याद रखना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू कभी नहीं रखनी जैसे मैंने रख दी। आपको 25/180 को यहीं पे सोल्व कर देना है, जो पॉइंट पे वैल्यू आएगी उसे यहीं पर लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे जाके सोल्व करोगे तो वो फिर एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो यहीं पे इनकी वैल्यू निकाल ले, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी जैसे ये वाली, तो उसे निकालने के बाद तब यहाँ पर रखें और तब सोल्व करें, क्योंकि इससे आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कर लोगे ना आप ये भी। अब यहाँ से मतलब किसके मोल प्रभाज निकल जाएंगे? ग्लूकोज के। सोल्व कर लोगे ना आप, कैलकुलेशन करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अगली किसकी पूछी गई है हमसे? अगला मोल प्रभाज किसका पूछा गया है? विलायक का। दोनों का जब घटक का पूछा है ना, तो इसका भी बताना, ग्लूकोज का भी, और किसका बताना? जल का भी। जब आप जल का मोल प्रभाज बताएंगे तो इसके मोल किसके? जल के मोल और बटे कुल मोल। जल के मोल कितने हैं बताओ? 75/18 अपॉन कुल मोल हमारे फिर भी यही रहेंगे 25/180 और 75/18।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसे खुद ही सोल्व करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ना और वहाँ से डाटा निकालना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, डाटा निकाला और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे रख दिया। अब ये सिंपल वाले चल रहे हैं तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है। और थ्योरी अच्छी नहीं है तो आपको पहले जाके वो सारे लेक्चर देखने होंगे जो लेक्चर मैंने इससे पहले डाल रखे हैं। वो लेक्चर आप पहले कवर करो, 100% न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। अगर आप इनमें अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो आप समझ लेना आप आगे चैप्टर में एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। आगे का चैप्टर काफ़ी हार्ड होगा। हार्ड होने का मतलब इस लेवल पे अगर आप अभी हो ना तो उस लेवल तक जाना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगती है और वहाँ पे बताई भी नहीं जाती, क्योंकि ये बोल दिया जाता है कि आपको सिखा दी गई है उस लेक्चर के अंदर, उस लेक्चर के अंदर। तो आप मतलब खुद ही जिम्मेदारी से कवर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है 250 ml के 0.8 नॉर्मल एन लिखा है, मैंने बताऊंगा अभी। 250 ml के 0.8 n के विलयन को नॉर्मल के जलीय विलयन को तैयार करने के लिए कितने H2SO4 की आवश्यकता होगी? कितने H2SO4 की आवश्यकता होगी? आप समझो, हमें एक विलयन तैयार करना है जिसका आयतन कितना होना चाहिए? 250 ml। एक 250 ml का एक विलयन तैयार करना जिसकी नॉर्मलता n क्या होता है? देखो n, m और स्मॉल m। जहाँ पे कैपिटल N होगा वो नॉर्मलता का मान होगा, कैपिटल M का मान होगा तो मोलरता का मान होगा, और छोटे m की बात होगी, स्मॉल m की, तो ये मोलरता की बात होगी। अब ये क्या है, हमें एक विलयन तैयार करना है 250 ml का जिसकी नॉर्मलता 0.8 होनी चाहिए, मतलब वो इतना सांद्र होना चाहिए, इतनी सांद्रता उसकी होनी चाहिए। ठीक है, वो जलीय विलयन है। अब जलीय विलयन होने का क्या मीनिंग है? उसमें विलायक कौन है? हमारा जल। अब उस विलयन के अंदर विलायक जल है तो विलय कौन होगा? जिसका वो नाम बोल लेगा। नाम किसका बोल दिया उसने? H2SO4। तो हमारा विलय कौन हुआ? विलय कौन हुआ हमारा? H2SO4। अगर आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या आपको कुछ चीज़ लगता है कि हमें समझ नहीं आई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के थंबनेल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आप फोटो ले उस चीज़ का, आप मतलब एक कॉपी पे नोट करें और फोटो लेकर मेरी व्हाट्सअप पे सेंड कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। वहाँ पे आप अपना नाम वगैरह कुछ भी पता लगाए ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ से और किस बच्चे ने भेजा है। तो आप सेंड करें, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा, एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। मे बी ऑडियो के थ्रू मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करूँ और आपको ऐसे बोल दूँ, और फिर उसका एक फ़ोटो भी मैं आपको साथ साथ भेज दूँ। H2SO4 हमारा क्या है? विलय। और ये पूछ रहा कि वो विलय को इतने तैयार करने के लिए हमें कितने विलय की ज़रूरत होगी। देखो 250 ml का एक सॉल्यूशन तैयार करना जिसकी नॉर्मलता 0.8 नॉर्मल है, तो उसमें कितने H2SO4 हम मिलाएं? तो हमें क्या बताना है? H2SO4 का भार हम कितना मिलाएंगे, मतलब कितना, मतलब उसका भार, हमें उसका भार बताना है। अब नॉर्मलता कितनी है बताओ? 0.8 n। वॉल्यूम कितना है हमारा? आयतन 250 ml। m0 कितना है हमारा? विलय के लिए होता है ना m0। तो अब H2SO4 का विलय m0 तो होता है 98 में होता है 98। कैसे पता लगा? H का रखो, सल्फर का रखो, ऑक्सीजन का रखो, तो ये 98 आएगा। अब नॉर्मलता बराबर W/m0, और यहाँ पे क्या? विलयन का आयतन। मैं आपको एक बात और साथ साथ बता देता हूँ बच्चों। देखो बात क्या है, हमें कैसा पता लगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डाटा किसका है? नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता का। अगर मोलरता का डाटा होता तो मोलरता का, फॉर्मलता का होता तो फॉर्मलता का। वो खुद ही देता है हिंट। भाई उसने ये तो नहीं पूछा ना क्या चाहिए हमें, नॉर्मलता फॉर्मलता, ये नहीं पता, तो खुद ही क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि किसका फॉर्मूला लगना है। नॉर्मलता का है तो नॉर्मलता का लगाओ आप। n फैक्टर बताओ W कितना होगा बच्चों? W हमें निकालना, तो मैं पहले फॉर्मूले कन्वर्ट कर लेता हूँ। W बराबर
ये नीचे चले जाएगा और ये ऊपर नॉर्मलता इंटू m0 इंटू वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, आयतन, और n फैक्टर नीचे। अब बताओ n कितना है हमारा 0.8, m0 कितना है हमारा m0 हमारा 98 विलियन का आयतन लीटर में कितना है 250 ml है, तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से, ठीक है। और n फैक्टर कितना है n फैक्टर, अब ये कौन है हमारा विलय कौन है H2SO4, और H2SO4 के लिए n फैक्टर हमारा कितना होता है 2। क्या अम्ल के लिए कितनी अक्सारियत है, अक्सारियत कितने है चाइन है, कितने हैं 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कहीं में आएगी ग्राम में, क्योंकि आपको भार बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना बच्चों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, जिसे आप बहुत ही इजी कर सकते हो। नोट डाउन प्लीज़। वीडियो लेक्चर्स को साथ साथ कवर करें ताकि आपका जो एक मैनेजमेंट होता है ना 12th क्लास का, वो ख़राब ना हो जाए। 12th क्लास में बच्चों के लिए स्पेशल होता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो। बहुत अच्छा होने का मतलब, बहुत अच्छा होने का मीनिंग ये है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप दिन में कैसे कैसे रहते हो और कैसे कैसे कवर करते हो, अपने टाइम को कैसे एडजस्ट करते हो, वो चीज़ें आपके पास में पहले से होनी चाहिए। हमारा 6th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारी सांद्रण इकाई इसमें आपको ज्ञात करनी होगी, सारी की सारी। 10% भार अनुसार, या यहाँ पे क्या लिख सकता है वो W/W लिख सकता है। 10% भार अनुसार H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया गया है जिसका घनत्व 15 ग्राम पर ml है। जिसका घनत्व कितना है 15 ग्राम पर ml है। तो विलयन की मोलरता, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है क्वेश्चन। तो विलयन की मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता और प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें सभी सांद्रण इकाई हमारी आ गई है। 10% भार अनुसार H2SO4 का एक जलीय विलयन लिया गया है जिसका घनत्व 15 ग्राम पर ml है। तो मोलरता, नॉर्मलता, तो विलयन की मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं कुछ भी, ये बिल्कुल सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। मतलब आप देखना कि कैसे हो जाएगा। आपको क्या करता हूँ मैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो डाटा है ना, उसमें हम ये हो जाए ना कि विलय का कौन सा है, विलायक का कौन सा है, ढूंढते रहते हैं विलायक का कहाँ पे रख दिया। तो एक विलय की टेबल, एक विलायक की और एक विलयन की बना लेते हैं, उससे हमें याद रहेगा। इधर हम किसकी बनाएंगे, सब कुछ विलय के बारे में लिखेंगे। इधर हम सब कुछ विलायक के बारे में लिखेंगे और इधर हम सब कुछ विलयन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इन्हें पहचानना, कौन विलय कौन विलायक है। जलीय विलयन क्या होता है, जलीय विलयन होता है हमारा जिसमें विलायक हमारा जल हो। तो विलायक कौन है हमारा, जल। ये हमें पता लग गया। अब मैंने बताया था जब भी जलीय विलयन की बात होगी तो एक नाम दिया जाएगा, वो हमेशा विलायक होगा, हमेशा विलय होगा। जलीय विलयन में विलायक तो जल है, अब जो भी नाम है वो हमारा बच्चा क्या होगा, विलय। तो ये H2SO4 हमारा विलय होगा। विलयन का तो कुछ सूत्र नहीं होता, क्योंकि विलयन तो इन दोनों का मिश्रण होता है, विलय प्लस विलायक का। ओके बच्चों, अपने आप ही M0 लिख लो आप पहले। इनके M0 तो हमें पता होता है, इनके H का O का रखने के बाद कितना आएगा 98। जल का M0 कितना होता है 18। कर लोगे ना, चलो ये भी हम कर लेते हैं। अब और देखते हैं ये क्या है, हमें 10% भार अनुसार जलीय विलयन लिया गया है। 10% भार अनुसार का क्या मीनिंग होता है,
मैंने आपको बताया था भार अनुसार का क्या मीनिंग है, W बाई W, क्या है W बाई W। और 10% को मैं कैसे लिखता हूँ, 10/100। अब ऊपरले वाली चीज़ किसके लिए होती है, विलय के लिए। ऊपरले वाली किसके लिए होती है, विलय के लिए। तो विलय का भार बताओ कितना है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। ये निचले वाला हमेशा किसके लिए होता है, विलयन के लिए। मैंने पता नहीं कितनी बार बता दी, हमेशा ऊपरले वाला विलय के लिए और नीचे वाला हमेशा विलयन के लिए। बताओ विलयन का भार कितना है, विलयन का W कितना है, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम विलयन के अंदर 10 ग्राम विलय है, तो विलय कितना होगा, 90 ग्राम। टोटल 100 है और उस 100 में 10 तो विलय है, तो विलय कितना होगा, 90 ग्राम। इन 10% से हमने 3 मान निकाल लिए, विलय का भार, विलायक का भार और विलयन का भार। कैसे, एक बार फिर बता देता हूँ। 10% का मीनिंग क्या है, 10/100। अब भार अनुसार में W/W होता है। ऊपरला W किसके लिए, विलय के W क्या है, भार। ऊपरला किसके लिए, विलय का भार, और नीचे किसका, विलयन का भार। तो विलय का 10, विलयन का 100, विलय का कितना बचा, 90। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ। अब आगे चलो, जिसका घनत्व 10% H2SO4 का जल लिया, विलयन लिया गया है, विलयन लिया गया है एक, और उस विलयन का घनत्व कितना है, 15 ग्राम पर ml। तो विलयन वाली साइड में मैं उसका घनत्व लिख देता हूँ। घनत्व को हम लिखते हैं D, डेंसिटी। कितना होगा, 15 ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं निकालना। सबसे पहले हम निकालते हैं मोलरता। मोलरता होती है हमारी W/m0 और इंटू V लीटर में। ठीक है, अब देखो W है हमारे पास में, विलय का भार बिल्कुल है, विलय का मोलर द्रव्यमान बिल्कुल है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने वही बात आ गई जो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, जब लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था तो मैंने आपको एक बात बताई थी। जब भी घनत्व होगा, जब भी घनत्व की बात होगी, एक सांद्रण इकाई में थी जो हमारी जो ताप पर निर्भर करती थी, एक सांद्रण इकाई में जो थी ताप पर निर्भर नहीं करती थी। ताप पर निर्भर करने वाले में आयतन होता है और ताप पर निर्भर करने वाले में भार होता है। आयतन को और भार को जोड़ने वाली क्या चीज़ है हमारी, घनत्व। घनत्व बराबर भार बटे आयतन, घनत्व बराबर भार बटे आयतन। अब जब भार बटे आयतन है तो घनत्व आपको दिया गया है, भार आपके पास में है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, आयतन। आयतन निकलते ही आपके क्या, मोलरता निकल जाएगी, यानी कि ताप पे निर्भर करने वाली सारी सांद्रण इकाई निकल जाएगी। तो डाटा हमारे पास में कहीं का गिवन है, ताप पे निर्भर न करने वाली इकाइयों का डाटा है हमारे पास में इनका कोई डाटा अभी तक नहीं है। तो ऐसे केस में वो क्या देगा आपको, घनत्व। क्योंकि इन दोनों को कनेक्शन कौन करता है, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है, घनत्व जोड़ता है। तो घनत्व उसने पहले ही दिया था, तो घनत्व देने का रीज़न भी यही होता है। चलो देखते हैं, घनत्व निकाल लो। घनत्व भी किसका निकाल लेंगे हम, विलयन, आयतन निकालते हैं हम। आयतन किसका चाहिए हमें, बताओ। V किसका होता है, विलयन का आयतन, और विलयन के बारे में ही चाहिए, तो विलयन का ही भार रखेंगे और विलयन का ही घनत्व। तो घनत्व बराबर भार बटे आयतन। आयतन मुझे निकालना, तो मैं आयतन को वहाँ पे ले लूँ और घनत्व को यहाँ पे। भार बताओ कितना है, 100, और घनत्व कितना है, चलो घनत्व को 25 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। तो बताओ कितना आएगा, 4 आएगा ना हमारा। अब ये 4 जो विलयन का आयतन है ये ml में है, लीटर में, ये तो नहीं पता ना। इसके लिए आप घनत्व पे वापिस जाओ, 25 ग्राम पर ml है, घनत्व जहीं में भी होगा ml में है ना, तो आयतन भी ml में ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कहीं में रखना हमें लीटर में, तो मैं ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से। बताओ W कितना है, बताओ। W छोटा विलय का W कितना है, 10 ग्राम। 10/m0 कितना है, 98। सब कुछ विलय के बारे में रखना होता है, तो विलय का भार, विलय का मोलर द्रव्यमान रख दिया ना। और विलयन का आयतन कितना है बच्चों, बताओ। 4 है ना, ml में है, लीटर में रखना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा सपोज कर लेते हैं मोलरता का जो मान है ना हमारा, वो x आया है। सपोज कर लेते हैं, आप निकाल लोगे वैसे। अब मुझे निकालनी है नॉर्मलता। जब भी मैं नॉर्मलता निकाल लूँगा, जब भी हमें मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता एक साथ निकालनी हो, तो हमें संबंध का उपयोग करना चाहिए। द वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ट्रिक, वी शुड यूज़ द रिलेशनशिप। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, उसका संबंध यूज़ करना चाहिए कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एन फैक्टर। अब मोलरता हमारी यहाँ से आ जाएगी, सपोज करो कितनी आई, x आई। अब हमें एन फैक्टर चाहिए। एन फैक्टर किसके लिए होता है, विलय के लिए। विलय कौन है हमारा,
विलय कौन है, H2SO4, और H2SO4 क्या है हमारा, अम्ल, और अम्ल के लिए H आयन की संख्या उसकी क्या होती है, N फैक्टर, तो कितना होगा 2, तो नॉर्मलता का मान मोलरता के मान से 2 गुना आ जाएगा आंसर। तीसरा है हमारा क्या, फॉर्मलता। फॉर्मलता वैसे सिलेबस में नहीं होती, फिर भी आप इसे निकाल लेंगे तो संबंध यूज़ करो ना, F बराबर I इंटू एम। आई क्या है, 1/2 गुणांक। 1/2 गुणांक अभी तक नहीं सिखाया गया, वीडियो लेक्चर आएगा तब सीखोगे, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये भी विलय के लिए होता है, विलय H2SO4 है ना, तो H2SO4 को तोड़ दो आप, तो ये 2 तो H आयन देगा और 1 SO4 माइनस देगा। अब ये आपको तोड़ना अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखाऊंगा खुद ही, 1/2 गुणांक जब सिखाऊंगा। 2H है, 2H है और 1 सल्फेट है, टोटल कितने हैं 3, तो इसका I कितना होगा 3 होगा, ये हम सीखेंगे, बस वैसे मैंने बता दिया मैंने आपको अभी। तो 3 गुना मोलर तो वहाँ से रख लोगे आप, X है उसकी वैल्यू, तो आपकी क्या आ जाएगी, फॉर्मलता भी आ जाएगी। अगला क्या है हमारा बच्चों, अगली है हमारी मोललता। M बराबर W/m0 और बड़ा W वो भी किलोग्राम में। W कितना है हमारा 10, विलय का भार कितना है 10, मोलर द्रव्यमान उसका कितना है 98, वहीं पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे किसका भार रखना होता है, एक ऐसी सांद्रण इकाई जिसके अंदर विलायक का रखना होता है भार, विलयन का नहीं, किसका, विलायक का। विलायक का भार कितना है हमारा 90, वो इसलिए तो निकालना था हमने कि ये तो हमारा 100 था, ये हमारा 10 था, ये तो हमें कहाँ से पता लगा 10% से 90, इसलिए तो निकालना था ताकि हम यहाँ पे रख लेंगे सब बाद में 90। ये कहीं में रखा मैंने ग्राम में और रखना कहीं पे किलोग्राम में, तो मल्टीप्लाई कितने से कर लो 1000 से, यहाँ से भी आपका एक वैल्यू आ जाएगी। आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ तक का आप इसे नोट कर लो, क्योंकि अब जगह नहीं है ना ज़्यादा, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम, मोल पर भाज निकाल लेंगे हम। देखो कितना इजी है, आपको बस डाटा रखना होता है, एक बार डाटा पकड़ लो आप, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसका डाटा लिखो और कुछ फॉर्मूले याद रखो, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मोल प्रभाज की बात करते हैं। मोल प्रभाज में तो क्या मोलों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले किसके, H2SO4 के मोल प्रभाज निकाल लो, तो क्या H2SO4 के मोल चाहिए और बटे में कुल मोल H2SO4 के भी और जो दूसरा घटक है जल के भी। अब मोल तो आप वहाँ से निकाल लोगे ना, W/m0, N बराबर W/m0, W कितना है 10, m0 कितना है 98, यहीं पे आप इसे सोल्व करोगे, आगे N की कितनी टोटल वैल्यू आएगी, यहाँ से कितना आएगा W/m0 90/18, इसे यहाँ पे सोल्व कर लो। अब रखो बस, H2SO4 के मोल बताओ 10/98 बटे H2SO4 के मोल बताओ 10/98 प्लस H2 के मोल बताओ 90/18। अब किसके मोल पर भाज दोनों घटक के बताए जाते हैं, तो अब विलायक के लिए बता देता हूँ मैं, ये H2SO4 के लिए थे, अब H2O के लिए। H2O के मोल कितने, H2O के मोल बटे कुल मोल, H2O के मोल कितने हैं 90/18, 90/18 प्लस 10/98, इसे भी सोल्व कर लोगे तो यहाँ से भी एक आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, बस आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आप बेसिक कर लोगे ना, हार्ड की तरफ अपने आप ही बढ़ जाओगे। हार्ड कुछ नहीं होता, उस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक होती है, थोड़ी समझ होती है, बस इतनी चीज़ इंक्लूड कर देते हैं वो, तो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है क्वेश्चन। तो ये सारी सांद्रण इकाई के एक या दो एक क्वेश्चन हमने लगभग सभी के कर लिए हैं और एक मिक्स भी कर लिया हमने। अब हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर बाकी न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं वो क्वेश्चन की मैंने अलग से निकाल लिए है। हमारे जो अनसोल्व पेपर होते हैं और जो हमारे मतलब NCERT के अंदर से जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सारे अलग से निकाल के रखे हुए हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे आए हुए हैं, शायद वो इनमें से भी एक दो मैच हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो मैंने अपनी साइड से करा दिए उस टाइप के भी न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। अब ये चीज़ ये नहीं है कि मैंने कराई तो कभी आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इन सभी क्वेश्चंस की। और ये जब अनुसंख्या गुण चलेगी ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें लगेगी ये जाके, तो आप यहाँ तक का कवर कर ले। अभी इस वीडियो को आप क्या करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और लाइक करें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है ना उसे प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। थैंक यू फॉर द क्लास।